जय हिंद साथियों। आज फिर से एक नए लाइव सेशन के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की श्रृंखला में आज हम पार्ट 4 की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम मनोविज्ञान की शाखाएं टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, ये मनोविज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत ये मनोविज्ञान रूपी एक पेड़, जिसके अंतर्गत अनेक शाखाएं जैसे कि अनेक शाखाएं छटी हुई है इसके अंतर्गत, जैसे पशु मनोविज्ञान इसके पार्ट है, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, इसी प्रकार से परामनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान, इसके अलावा मानव मनोविज्ञान, इसके तदुपरांत बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, इसके साथ ही प्रौढ़ मनोविज्ञान। ये कुछ शाखाएं साथियों। सामान्य, असामान्य, तो साथियों, ये मनोविज्ञान रूपी पेड़ जिसकी शाखाएं सामान्य या असामान्य मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान। तो साथियों, आज हम सभी शाखाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान की। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है? इसके अंतर्गत मनोविज्ञान के वो नियम या सिद्धांत जिन्हें शिक्षा में लागू किया जाता हो। पहली शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत साथियों मनोविज्ञान की या मनोविज्ञान के नियम, मनोविज्ञान के नियम या सिद्धांतों के सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्तुत करना। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के नियम या सिद्धांत यानी शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्तुत करना होता है, या फिर बालक के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में जो अनुभव या हम कहें नियमों को लागू किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के बाद में हम बात करें सामान्य असामान्य मनोविज्ञान। सामान्य असामान्य मनोविज्ञान। साथियों, सामान्य या असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक रोगियों का अध्ययन किया जाता है। मानसिक रोगियों का अध्ययन।
समान असमान मनोविज्ञान के तदुपरांत बात करें हम तीसरी शाखा परा मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत साथियों उलझी हुई गुत्थियां जो मन से परे हों उनके बारे में विस्तृत चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत आत्मा, भूत प्रेत आदि के बारे में चर्चा की जाती है, या अतीन्द्रिय रूप जो भी कुछ इंद्रियों से परे हों उन चीजों पर चर्चा की जाती है परा मनोविज्ञान के अंतर्गत। परा मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा या भूत प्रेत और इसके साथ ही परा मनोविज्ञान में उलझी हुई जो गुत्थियां होती हैं जो मन से परे होती हैं, मन से परे उलझी हुई गुत्थियां, इनकी चर्चाएं की जाती हैं। तीसरी शाखा फोर्थ शाखा की हम बात करें मानव मनोविज्ञान। मानव मनोविज्ञान के अंतर्गत साथियों मनोविज्ञान के वो नियम या फिर सिद्धांत जिन्हें मानव पर लागू किया जाता हो या फिर मानव की जो भी परिस्थितियां हों उनके बारे में चर्चा की जाती है। मानव मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान के अंतर्गत साथियों जो मानव की किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हों उनके बारे में चर्चाएं की जाती हैं। तदुपरांत मानव मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं भी हैं जिसमें बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, इन शाखाओं के अंतर्गत जीरो से सबसे पहले बाल मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत 0 से लेकर 12 वर्ष की जो स्थितियां होती हैं या उम्र होती है उसके बारे में बालक का अध्ययन किया जाता है। अर्थात बालक की 0 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था में जो भी बदलाव होते हैं या फिर जो भी उनकी परिस्थिति होती है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। किशोर अवस्था के अंतर्गत 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की अवस्था की चर्चाएं की जाती हैं। इसके बाद प्रौढ़ मनोविज्ञान 19 वर्ष से ऊपर। मानव मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ शाखाएं थी बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान या फिर प्रौढ़ मनोविज्ञान। साथियों बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत 0 से लेकर और 12 वर्ष तक की जो भी बालकों की परिस्थितियां थी या फिर बालकों का जो भी स्टैंडर्ड था उसका अध्ययन किया जाता था। किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की परिस्थितियों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। प्रौढ़ मनोविज्ञान के अंतर्गत 19 वर्ष से लेकर और जो भी जितने भी वर्ष तक जिए मनुष्य उस तक की अवस्थाओं के बारे में चर्चाएं की जाती थी। इसके बाद में अगली शाखा की हम बात करें, पांचवी शाखा औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत साथियों जैसे भी कोई भी कंपनियां होती हैं या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया जो भी होते हैं उनकी एनवायरनमेंट स्टडी की जाती है। उनमें कच्चे माल की उपलब्धता किस प्रकार हो, श्रमिक किस प्रकार मिल सके, पानी बिजली जो भी मूलभूत आवश्यकता है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता था कि कहां पर हम कंपनियां लगाएं या फिर कहां पर जो उद्योग धंधे उनको चालू करें जिससे कि कोई भी कंपनी सिर्फ उत्थान के रास्ते पर प्रसार या फिर प्रगति प्रदान करें
छठी शाखा की हम बात करें, इसके अंतर्गत पशु मनोविज्ञान आता है। पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत साथियों पशुओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसके उपरांत हम सातवीं शाखा की बात करें, इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की प्रत्येक अवस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चाएं की जाती हैं, उनके तर्क, कल्पना, चिंतन शक्ति आदि के बारे में चर्चा की जाती है। इसके बाद में अगली शाखा की हम बात करें तो समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत साथियों समाज के जो भी परिस्थितियां होती है उनके बारे में चर्चाएं की जाती हैं। या फिर उनका अध्ययन किया जाता है। तो साथियों मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में हमने चर्चा की। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत मानव के नियम, मनोविज्ञान के नियम या सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार किया जाता है या फिर उनको लागू किया जाता है। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे। इसके बाद में हमने बात की शिक्षा मनोविज्ञान के बाद में सामान्य असामान्य मनोविज्ञान के बारे में। असामान्य और असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव की मानसिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा की जाती है, मानसिक रोगियों के बारे में चर्चा की जाती है। इसके बाद में हमने बात की परामनोविज्ञान की। इसके अंतर्गत उलझी हुई गुत्थियों या मन से परे जो भी चीजें होंगी जिसके अंतर्गत भूत प्रेत आत्मा आदि के बारे में विस्तृत चर्चाएं की जाती हैं। इसके बाद मानव मनोविज्ञान के बारे में चर्चाएं की जिसके अंतर्गत बाल विकास की शाखा, जिसमें 0 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्थाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की जाती थी। और किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की वह अवस्था जिसके अंतर्गत 13 से लेकर और 18 वर्ष तक की समस्त क्रियाओं के बारे में चर्चा की जाती है, या फिर जो भी परिस्थितियों से बच्चा गुजरता है, किशोर गुजरता है, किशोरी गुजरती है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। इसके बाद में हमने बात की प्रौढ़ मनोविज्ञान की। प्रौढ़ मनोविज्ञान के अंतर्गत 19 वर्ष से लेकर और जहां तक जीवित रहे मनुष्य उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में बात की हमने औद्योगिक मनोविज्ञान की, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रीज जो भी कंपनियां वगैरह होती हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उन्हें कहाँ लगाना है, क्या मूलभूत उसकी आवश्यकता होती है कंपनियों की, या फिर औद्योगिक परिस्थितियां कैसी हैं उस क्षेत्र की, भौगोलिक आर्थिक जो भी कंडीशन है उन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में हमने बात की पशु मनोविज्ञान की, जिसके अंतर्गत पशुओं का अध्ययन किया जाता है। पशु मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे। इसके बाद में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की बात की जिसके जनक जीन पियाजे हैं। फिर हमने सामाजिक मनोविज्ञान की बात की जिसके अंतर्गत समाज के बारे में विस्तृत परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। और एक अंतिम शाखा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत साथियों प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया अध्ययन। तो साथियों प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के यह विषय 1879 के अंतर्गत आया। इसके
जनक थे विलियम वुंड, जिन्होंने 1879 ईस्वी के अंतर्गत जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के अंतर्गत मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। इनको ही इन्होंने ही दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की शाखा को एक स्वतंत्र विषय बनाया और दर्शन शास्त्र अलग किया। इसके बाद में साथियों आज अब सेकंड चर्चा करेंगे हम मनोविज्ञान की शिक्षा में देन, कि मनोविज्ञान ने आखिर शिक्षा में किस प्रकार की प्रगति की, किस प्रकार प्रभावी रूप से मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील उन्नति कर पाया और शिक्षा भी मनोविज्ञान को पाकर क्या कुछ हासिल कर पाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान की शिक्षा में देन। साथियों मनोविज्ञान की शिक्षा में देन, मनोविज्ञान ने शिक्षा में आकर दिया क्या है। मनोविज्ञान के अंतर्गत जब मनोविज्ञान शिक्षा के अंतर्गत आया तो शिक्षा को बालक केंद्रित बना दिया मनोविज्ञान ने, अर्थात बालक जिस परिस्थितियों में चाहे जैसी कंडीशन हो उसकी, चाहे वो गरीब स्थिति में हो या फिर अमीर हो, किसी भी परिस्थितियों में हो, उसको जैसा वातावरण दिया या मनोविज्ञान की नियम शिक्षण विधियां इनको लागू किया गया तो शिक्षा बाल केंद्रित, मतलब बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाने लगी। बालक की विभिन्न परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जो शिक्षा थी उसको लागू किया गया। इसके बाद में मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन थी, सबसे पहले तो शिक्षा को बालक के केंद्र में रखा। साथ ही साथियों या फिर बालक केंद्रित बना दिया शिक्षा को। अर्थात बालक जो शिक्षा थी उस शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया गया इसके अंतर्गत। सेकंड मनोविज्ञान की शिक्षा में देन थी कि मनोविज्ञान जैसे ही शिक्षा के अंतर्गत आया तो बालक की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में उनको महत्व देने लगे। बच्चा जैसे शैशवावस्था में किस प्रकार सीख पाता है, बाल अवस्था में किस प्रकार सीख पाता है, किशोर अवस्था में किस प्रकार की परिस्थिति होती है और बालक उनमें शिक्षा किस प्रकार ग्रहण कर पाता है, इनके बारे में विस्तृत चर्चाएं की गई थी। अर्थात बालक की अवस्थाओं को महत्व दिया गया। बालक की अवस्थाओं को महत्व। इसके बाद में साथियों बालक की रुचि या फिर मूल प्रवृत्तियों को महत्व देना स्टार्ट किया। शिक्षा को जब मनोविज्ञान में लागू किया गया तो उसके अंतर्गत रुचियां और जो मूल प्रवृत्तियां थी उनको महत्व दिया गया कि बालक किस प्रकार की अपनी रुचि रखता है। तदुपरांत साथियों इसके अलावा मनोविज्ञान की शिक्षा में देने की यदि बात करें हम तो मनोविज्ञान के अंतर्गत खेल विधियों को या फिर खेल आधारित जो विधियां होती हैं उनको भी महत्व मनोविज्ञान के शिक्षा में मनोविज्ञान के आने के बाद ही हुआ, जिसके अंतर्गत डाल्टन और मारिया मॉन्टेसरी आदि की जो विधियां थी उनको भी महत्व दिया गया था। इसके अंतर्गत खेल आधारित विधियों को महत्व। खेल आधारित विधियों को महत्व अर्थात बालक को खेल में ही शिक्षा दी जाने लगी। खेल आधारित शिक्षा के बाद में बालक के इसके बाद में साथियों
मनोविज्ञान की शिक्षा में देन की यदि बात करें हम, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत मापन व मूल्यांकन की नई विधियों को महत्व दिया जाने लगा। तो जो परिस्थितियां थी उनका भी मतलब मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रयोग किया जाने लगा। मापन व मूल्यांकन को महत्व। इसके तदुपरांत यदि हम बात करें तो शिक्षा का मनोविज्ञान में जैसे ही प्रवेश हुआ, शिक्षा का जो शिक्षा थी उसमें मनोविज्ञान का जैसे ही प्रवेश हुआ, तो बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थात बालक किस प्रकार अपनी विभिन्न परिस्थितियों या व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस थी उनको ध्यान में रखते हुए बालक को शिक्षा दी जाने लगी। बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व। अर्थात बालक की श्रेणी बनने लगी कि बालक कौन सा प्रतिभाशाली है, इसको किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। बालक कौन सा अपराधी बालक है, उसको किस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वो अपराध मुक्त हो। इसके बाद में बालक को मतलब श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है या फिर औसत से भी कम बुद्धि है, उसको बालक को किस प्रकार शिक्षा दी जाए, इसकी बातें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत मनोविज्ञान का जिस प्रकार शिक्षा में प्रवेश हुआ, साथ ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व दिया जाने लगा। इसके उपरांत साथियों हम बात करें संबंध त्रयी जो रायबर्न जी ने दिया था। संबंध त्रयी संबंध त्रयी के अंतर्गत बालक व शिक्षक का संबंध पहले दो कि बालक और शिक्षक का संबंध किस प्रकार होना चाहिए। और बालक एवं समाज का और बालक एवं विषयों का संबंध, बालक समाज के साथ किस प्रकार अनुक्रिया कर शिक्षा ग्रहण कर पाता है, या फिर समाज में और बालक में व्यक्तिगत जो विभिन्नता थी या फिर दूरियां थी उनको कम किया गया। इसके बाद में विषय को बालक के हिसाब से बनाया गया। बालक और विषय के जो संबंध थे उनको भी पॉजिटिव रूप दिया गया। तो साथियों आज हमने बात की मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में। इसके तदुपरांत बात की हमने जो मनोविज्ञान की शिक्षा में देन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्हें भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो प्लीज लाइक करें और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो किस प्रकार की आपको हेल्पफुल लग रही है, या फिर हमें किस प्रकार का सुधार करना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हमारी शिक्षण शैली आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है, इसके बारे में जरूर प्रतिक्रिया करें। धन्यवाद। राम राम।